पशुओं में प्रजनन प्रबंध आपको जो है समझना है। लेकिन प्रजनन को समझने से पहले आपको जो है प्रजनन से संबंधित जो है जानकारी होनी चाहिए पशुओं के लिए। तो सबसे पहले प्रजनन कराने के लिए पशु जो है वो वयस्क होने चाहिए, उनमें यौवन आरंभ होना चाहिए। यौवन आरंभ या प्यूबर्टी अवस्था क्या होती है उसके बारे में जानना है। उसके बाद में प्रजनन को समझने के लिए आपको जो है मध्य काल समझना पड़ेगा। उसके बाद में मध्य चक्र, और मध्य चक्र के साथ साथ इसका गेस्ट्रेशन पीरियड वगैरह जो है पशुओं का कितना होता है। सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। तो देखना नंबर 1 बिंदु, यौवन आरंभ। पशुओं की जो प्यूबर्टी अवस्था है या यौवन आरंभ, प्रजनन करने के लिए पहले पशुओं में यौवन आरंभ होना आवश्यक है, प्यूबर्टी अवस्था आना आवश्यक है। अब ऐसा तो है नहीं भाई बच्चा जो है जन्म लेते ही प्रजनन कर सकता है। मतलब उसके यौवन आरंभ का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। यौवन आरंभ का मतलब है कि कोई भी जो पशु है उसके प्रजनन अंग क्रियात्मक होने से है। इसके साथ इसको इस प्रकार से समझो, नर पशु है उसका यौन आरंभ कब समझ सकते हैं, जब नर पशु में वीर्य उत्पादन होने लग जाए, या मादा पशु में जो है मध्य काल आरंभ हो जाए, उसी अवस्था को क्या बोलते हैं आप, प्यूबर्टी अवस्था या यौवन आरंभ। बात समझ रहे हैं क्या, प्यूबर्टी या यौवन आरंभ। तो देखना इसमें कौन से पशु की यौवन आरंभ आयु क्या होती है वो देखना है। इसमें डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिखो, यौन आरंभ पशुओं के जीवन काल की वह अवस्था, जीवन काल की जिसमें उसके प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हों। पशुओं के जीवन की या जीवन काल की वह अवस्था जिसमें उसके प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हों। जैसे नर पशु में जो है यौन आरंभ कब समझेंगे, नर पशु में वीर्य उत्पादन होना। भाई नर पशु जब वीर्य का उत्पादन करने लगे तो उसका आप क्या समझ सकते हैं, यौवन आरंभ। और मादा में समझना हो, मादा पशु में मध्यकाल आरंभ। भाई प्रजनन से संबंधित जो छोटी छोटी बातें हैं उनको जानना जरूरी है। पहले मैंने आपको बताया है कि प्रजनन कराने के लिए पहले तो पशुओं में यौवन आरंभ होना आवश्यक है, और यौवन आरंभ का मतलब होता है उसके प्रजनन अंगों का क्रियात्मक होना। प्रजनन अंग क्रियात्मक होने से तात्पर्य यह है कि नर पशु में तो वीर्य का उत्पादन होने लग जाए और मादा पशु में मध्य काल आरंभ हो जाए। उसी अवस्था को आप क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी अवस्था या यौवन आरंभ कह सकते हैं। क्लियर है बात। इसके बाद में देखना इसमें जो है कौन से पशु में यौवन आरंभ आयु क्या है, एक टेबल के माध्यम से आप समझेंगे। और यहां से आपकी जो है जेट आईसीआर सीयूटी वगैरह में जो है क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा। तो आप लिखना पशुओं में यौवन आरंभ आयु, यौवन आरंभ आयु एक टेबल में आप इसको जो है लिखना। एक तरफ जो है पशु और दूसरी तरफ यौवन आरंभ आयु क्या होती है। नंबर 1 पे मैं आपको देसी गाय देखना, गाय में भी देसी और विदेशी में यौवन आरंभ आयु जो है वो अलग अलग होती है बेटा। बात करूं देसी गाय, देसी गाय को और क्या बोल सकते हैं, जेबू गाय भी बोलते हैं बेटा। देसी गाय में यौवन आरंभ कितनी आयु में होता है, यौवन आरंभ होता है लगभग 30 माह।
30 तो नहीं होगा, 24 करना सही इसमें। देसी गाय में यौवन आरंभ कितने माह में हो जाता है? 24 माह में। नंबर 2 बात करें विदेशी गाय, और विदेशी गाय में यौवन आरंभ थोड़ा सा जल्दी हो जाता है बेटा। विदेशी गाय में यौवन आरंभ हो जाता है 18 माह में। बात समझ रहे हैं ना भाई? जो विदेशी नस्ल की जो बछड़ी है या देसी नस्ल की बछड़ी है, उसमें प्रथम जो बार जो है वो हीट पीरियड कब आता है? यौवन आरंभ का मतलब समझ गए, मादा में मध्यकाल में आना और नर का वीर्य का उत्पादन होना। ठीक है, तो देसी गाय में यौन आरंभ हो जाता है 24 माह में, विदेशी गाय में यौन आरंभ कितने माह में होता है? 18 माह में। बात करें नंबर 3 भैंस की। भैंस में यौन आरंभ होता है लगभग 30 से 36 माह में। 30 से 36 माह। नंबर 4 बात कर लेते हैं भेड़, और भेड़ में यौवन आरंभ होता है लगभग 10 से 12 माह। बकरी और भेड़ में दोनों में सेम है। बकरी में भी यौन आरंभ कब होता है? 10 से 12 माह। जो आपके पालतू पशु है गाय, भैंस और भेड़, बकरी, इनका यौवन आरंभ आयु आपको पता होना चाहिए। देसी गाय में यौन आरंभ कब होता है? प्यूबर्टी अवस्था कब आरंभ होती है? 24 माह में। विदेशी गाय जो है उसकी बछड़ी जो है जल्दी वयस्क हो जाती है। ठीक है, उसमें यौन आरंभ कितने महीने में हो जाता है? 18 माह पे। और भैंस में यौन आरंभ थोड़ा लेट होता है, लगभग 30 से 36 माह। भेड़ में यौन आरंभ होता है 10 से 12 माह, और बकरी में भी यौन आरंभ कब होता है? 10 से 12 माह। एक चीज और ध्यान रखना, यौवन आरंभ के साथ इनकी जो प्रजनन योग्य आयु है, यौवन आरंभ के 4 से 5 महीने बाद में पशु को प्रजनन योग्य समझा जाता है। आपने जरूर नोटिस किया होगा, आपके घर पे जो है कोई वयस्क बछड़ी जो है उसमें मध्यकाल आरंभ हो जाता है, तो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम उसको गर्भित नहीं कराते हैं, क्योंकि उसकी एज जो है वो प्रजनन के योग्य नहीं होती है। यौन आरंभ थोड़ा जल्दी हो जाता है, और प्रजनन के योग्य जो है उसकी आयु 4 से 5 महीने बढ़ा के आपको जो है अप्रोक्स जो है चलना है। समझ में आ रही है बात भाई? यौवन आरंभ के 3 से 4 या 5 महीने बाद में उसमें प्रजनन कराया जाता है। ठीक है, तो प्रमुख पशुओं की जो है यौवन आरंभ आयु जो है आपने लिखी है। यौवन आरंभ आपके समझ में आ गया कि किसी भी पशु के प्रजनन अंग क्रियात्मक होने से मतलब है यौवन आरंभ हो गया। जैसे नर पशु में वीर्य उत्पादन होने लग जाए और मादा पशु में मध्यकाल आरंभ हो जाए, तो उसको उस पशु का जो है यौवन आरंभ आप समझते हैं। और ये मैंने आपको यौवन आरंभ आयु लिखाई है। इसके बाद में बात कर लेते हैं नंबर 2 पॉइंट। एक तो होता है मध्यकाल और एक होता है मध्य चक्र, एस्ट्रेस पीरियड और एस्ट्रेस साइकिल। मध्यकाल क्या होता है? मध्यकाल में लिखना आप इसकी डेफिनेशन, वह अवस्था जिसमें मादा पशु संभोग के लिए इच्छुक होती है, मेटिंग क्रिया के लिए इंटरेस्टेड या इच्छुक होती है। वह अवस्था जिसमें मादा पशु संभोग के लिए इच्छुक होती है, उसी अवस्था को आप क्या बोलते हैं? मध्यकाल या हीट पीरियड बोल देते हैं। अब ये भी मध्यकाल अवस्था भी अलग अलग पशुओं में अलग अलग जो है अवधि की होती है। और यहां से आपके जेट एग्जाम में जो है 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया है कि गाय की मध्यकाल अवस्था कितने समय की होती है, या भैंस की जो है एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको भी जो है आप टेबल के माध्यम से समझेंगे। लिखना
पशुओं की मध्यकाल अवधि। एक टेबल के माध्यम से आप लिखेंगे। नंबर 1, गाय, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो। देखना, देसी गाय या विदेशी गाय में जो मध्यकाल जो अवधि होती है वो कितने समय की होती है? लगभग 12 से लेकर 24 घंटे। मतलब हीट पीरियड वो कितने समय का होता है इसमें? गाय में 12 से 24 घंटे का। ये बात करें यहां भैंस के संदर्भ में, भैंस में जो मध्यकाल अवधि होती है वो गाय की अपेक्षा थोड़ी लंबी होती है, लगभग 12 से 36 घंटे का। 12 से 36 घंटे की जो है मध्यकाल अवधि होती है। एक चीज जरूर ध्यान रखना यहां से, कौन से पशु में साइलेंट हीट पाया जाता है? शांत मध्यकाल। शांत मध्यकाल का मतलब यह होता है कि कई बार जो है पशु जो है मध्यकाल के लक्षण प्रकट नहीं करता है, और वो प्रवृत्ति होती है आपके भैंस की। साइलेंट हीट जो है किस पशु में पाया जाता है? भैंस में। भैंस में मध्यकाल कितने समय का होता है? 12 से 36 घंटे का। नंबर 3 बात कर लेते हैं, भेड़। और भेड़ में मध्यकाल अवधि थोड़ी सी जो है लंबी, वही जो है 1 से 1.5 दिन, वही लगभग 24 से 36 घंटे का। ठीक है, 1 से 1.5 दिन का। बकरी में और लंबी होती है। बकरी की मध्यकाल अवधि जो है वो होती है 1 से 2 दिन। बकरी की मध्यकाल अवधि 1 से 2 दिन। सुअर का इससे भी लंबा होता है। सुअर की मध्यकाल अवधि 1 से 3 दिन, और ऊंट का इससे भी लंबा। लगभग 4 से 5 दिन या 6 दिन भी कर सकते हैं। 4 से 5 दिन का औसत जो है ऊंट में मध्यकाल होता है। मतलब कौन से पशु में हीट पीरियड कितने समय का होता है इसकी बात की है। तो गाय में जो है हीट पीरियड जो है कम होता है। उसके बाद में भैंस में गाय की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है। भेड़ और बकरी में जो है गाय और भैंस से भी ज्यादा होता है। भेड़ में 1 से 1.5 दिन तक का होता है, और बकरी में 1 से 2 दिन, सुअर में 1 से 3 दिन, और ऊंट में हीट पीरियड कितने समय का? स्टार लगा के एक नीचे लाइन लिखना। शांत मध्यकाल। शांत मध्यकाल किस में पाया जाता है? भैंस में पाया जाता है। या शांत मध्यकाल किस पशु की प्रवृत्ति होती है? भैंस की। ठीक है, साइलेंट हीट समझ में आ गया ना? साइलेंट हीट क्या होता है भाई? मध्यकाल के पशु लक्षण प्रकट नहीं करे, उसे बोलते हैं साइलेंट हीट। हालांकि आप जो है वैज्ञानिक पद्धति में इसका एक तरीका जो है आपने ढूंढ रखा है, और वो है आप एक टीजर रूल रखेंगे जो साइलेंट हीट या फिर जो है हीट का पता लगाता है पशुओं में। ठीक है, तो ये पशुओं की जो है मध्यकाल अवधि है। इसके बाद में बात कर लेते हैं, मध्यकाल के बाद में तीसरा पॉइंट आ जाएगा मध्य चक्र। मध्य चक्र नंबर 3।
स्ट्रेस पीरियड और स्ट्रेस साइकिल। ध्यान रखना, स्ट्रेस साइकिल क्या होती है, मध्यकाल और मध्य चक्र में अंतर क्या होता है। मध्य चक्र होता है दो मध्यकालों के मध्य की अवधि। भाई एक बार पशु हीट में आ गया तो हीट की पुनरावृत्ति कितने दिनों के बाद में होने वाली है। दो मध्यकालों के मध्य की अवधि क्या कहलाती है, मध्य चक्र। इसकी डेफिनेशन लिखना आप, बता दिया ना, अब लिख लो आप, इतनी देर में मैं चाय पी लेता हूं। लिखना, दो मध्यकालों के मध्य की अवधि दो मध्यकालों के मध्य की अवधि मध्य चक्र कहलाती है। वो टेबल के माध्यम से आप इसे भी जो है ऐड करेंगे। मध्य चक्र अवधि कितने दिनों की होती है, प्रमुख पशुओं की मध्य चक्र अवधि। एक तरफ पशु और दूसरी साइड में मध्य चक्र अवधि, ठीक है। भाई पशु हीट में आने के कितने दिनों के बाद में हीट की पुनरावृत्ति होगी उसकी बात कर रहे हैं। नंबर 1 पे देखना, गाय, हमेशा नंबर 1 पे गाय को ही रखते हैं। नंबर 1 पे कौन से पशु को रखना है, गाय को। और गाय की जो मध्य चक्र अवधि है, दो मध्य कालों के मध्य की जो अवधि है वो कितने दिन की होती है, 19 से 21 दिन। लगभग 1 से 2 दिन का वेरिएशन यहां मिल सकता है, ठीक है। गाय में मध्य चक्र अवधि कितने दिन की होगी, 21 दिन की। लेकिन इसमें ध्यान रखना 19, 20, 21 इसके नजदीक वाला जो डेटा आपको मिलता है सबसे अच्छा जो है वो आंसर आपके लिए रहने वाला है। नंबर 2 बात कर लेते हैं। भैंस भी जो है मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों के बाद में प्रकट करेगी, पुनः 21 दिन के बाद में। और इसी के साथ याद रखना नंबर 3, बकरी। बकरी में भी मध्य चक्र अवधि कितने दिन की होती है, 21 दिन की। नंबर 4, भेड़। और भेड़ में मध्य चक्र अवधि थोड़ी कम होती है, 16 से 17 दिन। और सुअर में भी सेम होता है। सुअर में मध्य चक्र अवधि वही 16 से 17 दिन। ऊंट की मध्य चक्र अवधि कम होती है। ऊंटनी की मध्य चक्र अवधि जो है वो कितने दिन की होती है, लगभग 14 दिन की। बात समझ में आ गई क्या भाई। हीट के लक्षण पशु कितने दिनों के बाद में जो है प्रकट करेगा। एक बार हीट में आने के कितने दिन बाद दोबारा जो है पशु हीट में आता है। गाय का ड्यूरेशन पीरियड है लगभग 19 से 21, भैंस का 19 से 21 और बकरी का भी 19 से 21। भेड़ की जो है मध्य चक्र अवधि थोड़ी सी छोटी होती है, 16.5 के आसपास, 16 से 17 दिन। सुअर की भी 16 से 17 दिन। और ऊंट की जो मध्य चक्र अवधि है वो और भी कम होती है बेटा, कितनी होती है, 14 दिन की। बात समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट आगे जो है नंबर 4, हालांकि इसको आगे भी लिख सकते हैं, आगे गेस्टेशन पीरियड गर्भकाल के बारे में जानेंगे। नंबर 4 बिंदु बनाना है आपको, गर्भकाल। गर्भकाल या गेस्ट्रेशन पीरियड। अब गर्भकाल अवधि तो सब जानते हैं, पशु को गर्भित कराने से लेकर बच्चा देने के जो बीच की अवधि है उसी को क्या बोलते हैं, गर्भकाल। लिखना, पशु को गर्भित होने से
बच्चा देने की बीच की अवधि। भाई गर्भित कराने से लेकर बच्चा देने तक की जो अवधि है वो पशु में क्या कहलाती है? गर्भकाल अवधि या गेस्टेशन पीरियड। और ये बिंदु थोड़ा सा जो है एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे गए आपके जेट और सीयूटी में। तो वही एक टेबल के माध्यम से भी इसको अभी आप रख लेंगे, कौन से पशुओं में जो है उसकी गर्भकाल अवधि कितने दिनों की होती है। नंबर 1 आपको क्या रखना है? कौन सा पशु रखना है? गाय। और गाय का गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? लगभग 281। अब इसमें भी जो है आपको 2-4 दिन का वेरिएशन मिलेगा, यहां भी फिक्स नहीं होता है, कभी गर्भकाल किसी का भी फिक्स नहीं होता है बेटा। 2-4-5 दिन का अंतर आपको जो है मिल सकता है, लेकिन सबसे सटीक जो है वो आपको 281 या 82 के आसपास जो है मान के चलना है। क्लियर है? अरे गर्भकाल फिक्स थोड़ी होता है, आसपास समथिंग 4-5 दिन का अंतर जरूर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होता भाई इतने दिनों के बाद में पशु जो है 100% बच्चा दे ही देगा, या तो पहले भी दे सकता है या 5 दिन बाद में भी दे सकता है। कई बार जो है ना, जब जैसे अभी तो नहीं होता है, पुराने जमाने में क्या होता था, किसानों के पास पशुओं की संख्या कम थी, मतलब 1-2 भैंस का पालन कर, गाय, देसी गाय या भैंस पाल के रखते थे किसान। अब गर्मियों के दिनों में जो है उनको नींद भी आ जाती है, तो देखना ही नहीं है इसको, दर्द हो रहा था। गर्मियों के दिनों में जब ऑफ सीजन होता है, ब्यात की अवस्था जो है नहीं होती है, उस समय किसान के पास जो है दूध की कमी हो जाती है, और किसान पड़ोसी से मांगना स्टार्ट करता है थोड़े दिन तो, लेकिन पड़ोसी 2-4-5 दिन तक तो हमदर्दी दिखाता है, भाई बेचारे के बच्चे भूखे हैं, डाल दो इसको थोड़ा सा। 4-5 दिन बाद में जो है ना, पड़ोसी बोल देगा 1 लीटर ले जाता है, बोले भाव फिक्स कर ले अपने। तब किसान जो है चिंतित हो जाता है, भाई मेरे जो है ना गाय या भैंस जो है बच्चा देने वाले हैं, ब्याने वाला है, तो उसको इंतजार करते करते कम से कम 15 दिन जो है और हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में ज्यादा टाइम लगता है। इंतजार जो है, जब आप इंतजार कर रहे हैं किसी गाय या भैंस का जो है ना भाई ब्याने वाली, तो वो नॉर्मल सी बात है, 5 दिन तो कम से कम एक्स्ट्रा लेगी, जो टाइम पीरियड है उससे भी 5 दिन एक्स्ट्रा लेने वाली। तो ध्यान रखना भाई, गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल कभी भी जो है फिक्स नहीं होता है, मध्य चक्र भी फिक्स नहीं होता है। 1-2 दिन का या 4-5 दिन का वेरिएशन आपको मिलेगा यहां से। नंबर 2 पे बात करूं मैं, भाई गाय मां है तो भैंस क्या है? मौसी है ना, मासी या मौसी? पुराने जमाने में तो जो है ना मासी को बोलते थे मावसी, क्या बोलते थे? और फिर थोड़ा सा जो है ना जमाना बदला, लोग बदले, और मावसी का हो गया मौसी, और अब तो जमाना जो है और भी हाई फाई है। और अब क्या हो गया बेटा, मौसी का क्या हो गया? अब मेरे को ऐसा लग रहा है भाई माटी भी बोलेंगे थोड़े दिनों बाद में, जिस हिसाब से जो है ज्यादा दिन नहीं हुए, मैंने तो मौसीर मासीर ये नहीं बोला, सीधा क्या बोला है? मेरे देखते देखते ही जो है ना इतना बदलाव आ गया, तो भगवान न करे कि मेरे को जो है ना मासी का जो है हाँ ये सुनना पड़े। ये दौर मेरे को भगवान नहीं दिखाया, उससे पहले मेरे को। भैंस का जो गर्भकाल अवधि है, गेस्टेशन पीरियड है, वो कितने दिनों का होता है? लगभग 310 दिन। भैंस की गर्भकाल अवधि कितने दिन की होती है? 310 दिन की। इस टेबल के स्टार बनाना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड, गाय का गर्भकाल 281 दिन का, भैंस का गर्भकाल 310 दिन का। नंबर 3 बात कर लेते हैं, भेड़।
भेड़ की गर्भकाल अवधि होती है लगभग 147 दिन की। कितने दिन की होती है? 147 दिन। नंबर 4 पे देख लेते हैं बकरी, और बकरी की गर्भकाल अवधि वही 151 दिन की, लगभग 147 151, 2-3 दिन का अंतर है बेटा। ठीक है। नंबर 5 पे देखे सुअर, और सुअर की गर्भकाल अवधि और भी कम होती है बेटा। कितने दिन की होती है? 110 से 114 दिन। और ऊंट तो ऊंट है बेटा, ऊंट तो ऊंट है, यहां 12 महीने से भी बड़ा है स्कोर ऊंट का। तो ऊंट की गर्भकाल अवधि कितनी हो जाएगी? 395 लिख सकता हूं क्या? 395 ज्यादा नहीं हो जाएगा? 395 से 410 दिन के आसपास देख लो, 410 भी लिख सकते हैं आप यहां। 395 से 410 दिन के आसपास होती है ऊंट की गर्भावधि। और एक बेचारी वो मुर्गी बच रही है, उसको भी देख लो, छोटा सा पक्षी है जी। मुर्गी की गर्भकाल अवधि, अब यहां थोड़ा सा जो है दिमाग में डाउट होता है, मुर्गी की गर्भकाल अवधि किसे बोलेंगे आप? या तो अंडा कितने दिन के बाद में देती है उसको बोलेंगे, अंडे से चूजा कितने दिन बाद निकलता है। मुर्गी का जो गेस्ट्रेशन पीरियड होता है ना, वो होता है मुर्गी ने दिया अंडा, ऐसा ही होता है क्या? अच्छा बना अंडा, अरे ऐसा ही होता है, इतना सा तो अंतर आता है बेटा। तूने किसका अंडा देखा है? तू किसके अंडे की बात कर रहा है? ये बोला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस बेवकूफ को नहीं पता टेढ़ा ही होता है। ये जो अंडा है ये किसका है? मुर्गी का। मुर्गी का थोड़ी हो सकता है। देखना मुर्गी का गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, इसका गर्भकाल क्या होता है। अंडा देने के बाद में इस अंडे से कितने दिनों के बाद में चूजा बाहर निकलता है। अंडे का इंक्यूबेशन पीरियड मतलब अंडे से कितने दिन के बाद में चूजा बाहर निकलेगा, उसी को क्या बोलते हैं? गर्भकाल अवधि। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? मुर्गी का गर्भकाल क्या होता है? मुर्गी के अंडे देने के पश्चात अंडे से कितने दिनों के बाद में चूजा बाहर आता है। तो देखना मुर्गी का गेस्टेशन पीरियड होता है 21 दिन में, बढ़िया रिजल्ट मिल जाते हैं यहां आपको। और एक बड़ी मुर्गी है जो टर्की नस्ल की मुर्गी होती है, टर्की, उसका होता है बड़ी मुर्गी लिख देना 28 दिन। तो ये विभिन्न पशुओं का गेस्ट्रेशन पीरियड या गर्भकाल अवधि की बात की है मैंने आपसे। 28 दिन टर्की या बड़ी मुर्गी, उसका गेस्ट्रेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 28 दिन का। थोड़ा सा महत्वपूर्ण है टॉपिक, दोबारा से देखना। गाय की गर्भकाल अवधि 281 या 82 दिन के आसपास, भैंस की गर्भकाल अवधि 310 दिन की, भेड़ की गर्भकाल अवधि 147। देखना जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने एक सुपरवाइजर का पेपर करवाया था, उसमें 147, 145, 151 अलग अलग ऑप्शन रखे, उसमें सबसे करेक्ट जो आंसर है वो 147 को माना है। तो आपको यहाँ हालांकि रनिंग में आप इसको जो है 147 से 150 तक या 145 से 150 देख सकते हैं, बाकी 147 के आसपास जो है आपको सबसे करेक्ट इसका आंसर मानना है। भेड़ की गर्भकाल अवधि कितनी हो जाएगी? 147 दिन। बकरी की गर्भकाल अवधि 151 दिन। सुअर की थोड़ी कम होती है, 110 से 114 दिन। और ऊंट ने तो जो है ना यहाँ रिकॉर्ड बनाया बेटा 395 से 410 दिन। और मुर्गी बेचारी जो है 21 दिन का ही इसमें गेस्टेशन या गर्भकाल अवधि होती है।
ऐसे कौन है? देखना, टर्की नस्ल की मुर्गी जो है उसका, कविता भी ज्यादा नहीं बोलना था। टर्की नस्ल की या बड़ी मुर्गी जो है उसका गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? बात समझ में आ गई क्या? 4 बिंदुओं के बारे में मैंने आपको समझाया है कि प्रजनन समझने के लिए आपको 4, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको समझना पड़ेगा। सबसे पहले बताया है कि प्रजनन के लिए पशुओं का यौवन आरंभ होना आवश्यक है। और यौवन आरंभ का मतलब क्या बताया है? किसी भी पशु के प्रजनन अंग क्रियात्मक होना। जैसे नर पशु का वीर्य उत्पादन होने लग जाए और मादा पशु में मध्यकाल आरंभ हो जाए, उसी को बोलते हैं यौवन आरंभ। आयु मैंने आपको लिखाई है। दूसरा बिंदु आपको लिखाया है मध्यकाल। मध्यकाल का मतलब जिस समय पशु को आप जो है गर्भित कराते हैं, और ये अलग अलग पशुओं में मध्यकाल अवधि अलग अलग होती है। तीसरे नंबर पे बात की है मध्य चक्र। मध्यकाल और मध्य चक्र में आप कंफ्यूज होंगे, ध्यान रखना। चक्र का मतलब है 2 मध्यकालों के मध्य की अवधि, ठीक है, तो मध्य चक्र अवधि। उसके बाद में नंबर 4 पे बात की है गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल की। क्लियर? नेक्स्ट आप हेडिंग बनाना, पशुओं में प्रजनन की विधियां। समझना तो आपको प्रजनन प्रबंध है, प्रजनन किस प्रकार का होता है पशुओं में, ये तो इससे संबंधित जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताई है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, प्रजनन की विधियां। मोस्टली पशुओं में प्रजनन होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का प्रजनन। नंबर 1 प्राकृतिक प्रजनन, और एक होता है कृत्रिम प्रजनन। पशुओं में प्रजनन की विधियां कितनी है? मोस्टली 2। लेकिन एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, बात समझना। पशुओं में प्रजनन का प्रकार है या पशुओं में प्रजनन होता है प्राकृतिक, कृत्रिम, और एक तीसरा ऑप्शन रखा हुआ है वहां, उसको बोलते हैं भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी। भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी, यह हालांकि कृत्रिम प्रजनन का ही एक प्रकार है। कृत्रिम प्रकार से ही इसमें आप पशु का प्रजनन कराते हैं, लेकिन वहां ऑप्शन जो 4 था वो लिखा हुआ था उपरोक्त सभी। तो ऐसी कंडीशन बन जाए भाई पशुओं में प्रजनन का प्रकार। इस भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी के बारे में जो है आगे जानकारी देंगे आपको, ये क्या होती है। प्राकृतिक प्रजनन, कृत्रिम प्रजनन, और एक होता है भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी। तो ये पशुओं में प्रजनन के प्रकार उपरोक्त सभी है, लेकिन मोस्टली जो प्रजनन है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। बना दिया आपने? कितने प्रकार का प्रजनन है? 2 प्रकार। नंबर 1 आप जो है लिखना पहले, प्राकृतिक प्रजनन। और प्राकृतिक प्रजनन आप सब जानते हैं, प्राकृतिक जो है प्रकृति के द्वारा जो है एक नर और एक मादा 2 युग्मक होते हैं, और वो समागम या मैथुन की जो क्रिया करते हैं उसी को आप क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रजनन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? प्राकृतिक प्रजनन में एक नर और एक मादा पशु की आपको आवश्यकता होती है, और दोनों जो है मैथुन क्रिया करते हैं, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक प्रजनन। इसमें आप एक चीज लिखना कि जो प्राकृतिक जो प्रजनन होता है, इसमें एक नर 1 वर्ष में कितने पशुओं को गर्भित कर सकता है प्राकृतिक विधि द्वारा? भाई प्राकृतिक प्रजनन आप कराएंगे और आपके पास एक नर पशु है, तो नर पशु कितने पशुओं को गर्भित कर सकता है? लगभग अप्रोक्स जो है 100 के आसपास, ठीक है। लेकिन कृत्रिम प्रजनन में बात करेंगे ना, तो एक नर पशु से आप लगभग 1000 से भी अधिक जो है पशुओं को गर्भित करा सकते हैं। तो वो बात यहां इंपॉर्टेंट करके आपको लिखनी है, ऐड करना है।
प्राकृतिक प्रजनन में प्राकृतिक प्रजनन में प्राकृतिक प्रजनन में एक नर पशु द्वारा प्राकृतिक प्रजनन में एक नर पशु द्वारा एक वर्ष में 100 पशुओं को गर्भित कराया जा सकता है। 100 पशुओं को गर्भित करा सकते हैं भाई। लगभग अप्रोक्स अधिकतम आप जो है 100 के आसपास ही जो है गर्भित पशुओं को जो है गर्भित करा सकते हैं। लेकिन जो कृत्रिम आर्टिफिशियल जो प्रजनन है, इसमें आप कितने पशुओं को 1000 से भी अधिक। सेकंड आप जो है हेडिंग बनाएंगे, इसमें प्राकृतिक प्रजनन में इतना ही आपको लिखना। अब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। कृत्रिम प्रजनन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कृत्रिम प्रजनन, कृत्रिम प्रजनन क्या होता है यह समझना पहले तो। और कृत्रिम प्रजनन सबसे पहले जो है कहां कराया गया था? भारत में जो है, इंडिया में जो कृत्रिम प्रजनन कराया गया था पहले, वो किसके द्वारा कराया गया था? वो सारी डिटेल यहां जो है देखने वाले हैं। कृत्रिम प्रजनन क्या होता है पहले ये देखना है। कृत्रिम प्रजनन का मतलब है नर पशु के वीर्य को एकत्रित करेंगे और उसके बाद में मध्यकाल में मादा पशु के गर्भाशय में उसे स्थानांतरित कर देंगे। उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? कृत्रिम प्रजनन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखना, कृत्रिम प्रजनन क्या होता है। नर पशु के वीर्य को नर पशु के वीर्य को कोष्ठक में लिखना जीवित शुक्राणु। उस वीर्य में जीवित शुक्राणु भी होने चाहिए, यह भी कंडीशन होती है। नर पशु के वीर्य को एकत्रित कर नर पशु के वीर्य को एकत्रित कर उसे मादा पशु के गर्भाशय में स्थानांतरित करना। एक बात यहां थोड़ी सी इंपॉर्टेंट करके लिख देना भाई। कृत्रिम प्रजनन द्वारा आप एक वर्ष में एक नर पशु से कितने पशुओं को गर्भित करा सकते हैं? 1000 से लगभग 2000 या 1000 से अधिक। तो लिखना कृत्रिम प्रजनन द्वारा कृत्रिम प्रजनन द्वारा कृत्रिम प्रजनन द्वारा एक नर पशु से कृत्रिम प्रजनन द्वारा एक नर पशु से एक वर्ष में 1000 से भी अधिक पशुओं को गर्भित करा सकते हैं। डिफरेंट क्या होता है समझ लिया आपने। इसमें नर और मादा दोनों जो है पशुओं की आवश्यकता होगी। इसमें आवश्यकता तो दोनों की है, लेकिन आपके पास प्रेजेंट होना आवश्यक नहीं है। आप केवल जो है नर पशु का वीर्य आपको चाहिए और उसको जो है आप उचित समय पर जो है मादा के गर्भाशय में पहुंचा देते हैं। जबकि यहां आपके पास नर और मादा दोनों जो है उपस्थित होने चाहिए। और इस प्रजनन के द्वारा एक नर पशु से आप कितनी गायों को या भैंसों को गर्भित करा सकते हैं?
प्राकृतिक प्रजनन द्वारा 100, जबकि कृत्रिम प्रजनन में एक नर के द्वारा कितने पशुओं को गर्भित करा सकते हैं आप? 1000 से भी अधिक। अब जो है कृत्रिम प्रजनन को समझने के लिए विभिन्न चरणों को इसके जो है आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया है, एक नर पशु के वीर्य को जीवित शुक्राणु सहित एकत्रित करेंगे और उसको जो है मादा के गर्भाशय में जो है स्थानांतरित करेंगे। इसके विभिन्न चरण बनाए गए हैं, जिसमें पहला चरण जो है आता है वीर्य का एकत्रीकरण। भाई आपको कृत्रिम प्रजनन कराने के लिए पहले क्या चाहिए? वीर्य। वीर्य को कलेक्ट करेंगे नर पशु से, उसकी भी अलग अलग विधियां हैं। सबसे ज्यादा जो प्रचलित विधि है वो है कृत्रिम योनि विधि। कौन सी विधि है भाई? वीर्य का एकत्रीकरण कैसे करते हैं नर से? कृत्रिम योनि विधि से जो है वीर्य को कलेक्शन आप करते हैं। दूसरे नंबर पर एकत्रित करने के बाद में उसमें कुछ 2-3 टेस्ट किए जाते हैं। एक तो उसकी शुद्धता और पीएच का पता लगाने के लिए, दूसरा जो है कि उसमें जो शुक्राणु है वो गतिशील है कि नहीं है, क्योंकि वीर्य में जो मैन जो फर्टिलाइज करने वाला है वो है शुक्राणु। शुक्राणु का होना आवश्यक है। शुक्राणु की गतिशीलता लगभग 60 से 70% होनी चाहिए। हालांकि आप ये बता सकते हैं भाई 40% से कम तो जो है उसमें वीर्य में नहीं होनी चाहिए। जो एक्टिविटी है, मूवमेंट है, वो शुक्राणुओं का ज्यादा होना आवश्यक है। अगर गतिशीलता कम रहेगी तो फर्टिलिटी रेट भी जो है आपकी कम रहेगी। यहां से तो 2 प्रकार के टेस्ट आप कर सकते हैं, एक तो शुद्धता का टेस्ट, एक पीएच टेस्ट। उसके बाद में दूसरा जो टेस्ट करते हैं वो शुक्राणुओं की गतिशीलता का टेस्ट करते हैं। और शुक्राणुओं की गतिशीलता कितनी रहनी चाहिए? लगभग 60 से 70%। कितने परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए? 40% से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो चरण आता है, आपने एकत्रीकरण किया और एकत्रित करने के लिए कौन सी विधि काम में ली? एकत्रीकरण कौन सी विधि से? वीर्य का कलेक्शन कौन सी विधि से? कृत्रिम योनि विधि। कौन सी विधि? कृत्रिम योनि विधि। उसमें जो है डिटेल से बात करेंगे, अभी जो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। भाई कृत्रिम योनि का टेम्परेचर, ये भी आपके सीयूटी में या आईसीआर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कृत्रिम योनि का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अब देखना 39 से 42-43 डिग्री के आसपास जो है कृत्रिम योनि का टेम्परेचर, वो अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग है, वो लिखाएंगे आपको। तीसरा जो इसमें आता है, टेस्ट करने के बाद में आप करेंगे वीर्य का तनुकरण। तनुकरण का मतलब क्या होता है? तनुकरण का मतलब है मात्रा को बढ़ाना। भाई जो कम मात्रा में वीर्य है, लगभग एक नर जो है, गाय भैंस का जो नर है, वो एक बार संभोग क्रिया में कितना वीर्य स्खलित करता है? एक मैटिंग क्रिया में कितना वीर्य का स्खलन करता है? लगभग 7 से 8 ml के आसपास। तो इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको इसमें जो है कुछ ना कुछ सहायक प्रोडक्ट मिलाना पड़ता है, और सबसे अच्छा इसमें रहता है अंडे की जर्दी, एग योग। तनुकरण या मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है वीर्य में? अरे नींद आ रही है कि बेटा पीछे? वीर्य की मात्रा को आपको बढ़ाना है, उसके लिए क्या मिलाएंगे? अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी भी आपको पढ़ाएंगे, कौन सी होती है जर्दी, कौन सा श्वेतक होता है। श्वेतक जर्दी आप पढ़ के आए 11th क्लास में। तो तनुकरण या मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको अंडे की जर्दी का जो है काम सबसे ज्यादा जो है काम में लिया जाता है। इससे 2 फायदे हैं, एक तो मात्रा भी बढ़ जाएगी, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अब जब आप वीर्य का संग्रहण कर लेते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में जो अंडे की जर्दी है वो शुक्राणुओं को रेगुलर पोषण भी देती है, उनको पोषण भी प्रदान करती है। अरे शुक्राणुओं को जीवित रहने के लिए जो है पोषण की आवश्यकता होती है। वीर्य जो है उसको पोषण ही देता है नॉर्मली, और आप लंबे समय तक, कई वर्षों तक जो है उसको भंडारित कर सकते हैं। तनुकरण के बाद में पहला पॉइंट बताया है वीर्य का एकत्रीकरण, दूसरा पॉइंट बताया है वीर्य की जांच, तीसरा पॉइंट बताया है वीर्य का तनुकरण मतलब मात्रा को बढ़ाना, और मात्रा बढ़ाने के बाद में चौथा पॉइंट जो है आप करेंगे वीर्य का संग्रह, या फिर जो है उसको लंबे समय के लिए स्टोरेज किस हिसाब से आप करें, उसके लिए आपको जो है
भंडारण के लिए क्या करना पड़ेगा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कम से कम 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वीर्य का भंडारण कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो टेम्परेचर है। और गैस होती है तरल नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है, द्रव नाइट्रोजन। जब आप देखते हैं कि सीमन लगाने के लिए कोई डॉक्टर कोई कंपाउंडर आता है ना, तो एक कैन जो है वो लेके आता है और उस कैन में जो है ना ढक्कन हटाते उसमें गैस निकलती है, वो गैस होती है तरल नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है, तरल नाइट्रोजन गैस। और उस कैन के अंदर का जो टेम्परेचर होता है ना वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड। -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप जो है वीर्य को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। वैसे वीर्य का लगभग जो आप कमरे के टेम्परेचर पर भंडारण करेंगे तो कुछ घंटों में जो है उसमें शुक्राणु जो है वो खराब हो जाएंगे, मतलब वो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी बेटा। उसका भंडारण क्षमता ज्यादा नहीं है, 2 से 3 घंटे के आसपास में जो है वीर्य खराब हो जाता है। लेकिन आप जो है तरल नाइट्रोजन गैस पर इसका स्टोरेज करते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो लंबे समय तक, कुछ वर्षों तक, कई वर्षों तक इसका भंडारण वहां जो है उस गैस में किया जा सकता है। अब भंडारण के बाद में आपको क्या करना है, वीर्य का सेचन करते हैं। मादा के गर्भाशय में पहुंचाने की जो भी तकनीकी है उसके माध्यम से वीर्य को पहुंचाएंगे और उसके लिए अलग अलग मेथड काम में ले जाते हैं। जैसे गाय और भैंस में एक विधि जो काम में ली जाती है वो होती है, एक तो रेक्टो वेजाइनल विधि। कौन सी विधि, रेक्टो वेजाइनल विधि। ये तो गाय भैंस में काम में ली जाती है। और भेड़ बकरी में जो कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं वो कराते हैं वेजाइनल स्पेकुलम। वेजाइनल स्पेकुलम। भेड़ बकरी में कृत्रिम गर्भाधान की विधि कौन सी है, वेजाइनल स्पेकुलम विधि। और यहां गाय भैंस में कौन सी विधि है, रेक्टो वेजाइनल विधि। कौन सी विधि, तो ये कृत्रिम गर्भाधान जो है आप इन विधियों के माध्यम से कराते हैं। गाय भैंस में कौन सी विधि के द्वारा, रेक्टो वेजाइनल। और भेड़ बकरी में वेजाइनल स्पेकुलम विधि के द्वारा जो है कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं। अब देखना कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो है जो वीर्य की जो मात्रा है वो कितनी काम में ली जाती है। यहां मैंने बताया है एक बार मेटिंग क्रिया में जो है गाय भैंस का जो नर है वो कितना वीर्य स्खलित करता है, 7 से 8 ml के आसपास। जबकि कृत्रिम गर्भाधान जो सिमन जिसे आप बोलते हैं वो एक पेंसिल आकार के जो है पॉलीथीन की जो है, या फिर आप बोल सकते हैं वो उसमें यंत्र होता है जिसमें सिमन भरा जाता है। पेंसिल आकार, पेंसिल तो रिफिल जो होती है ना, रिफिल जितना होता है वो, उसमें वीर्य कितना बड़ा होता है। देखना कृत्रिम गर्भाधान में जो आप वीर्य काम में लेते हैं ना वो 0.5 से लेकर लगभग 2 ml के आसपास आप जो है वीर्य काम में लेते हैं। और बाकी की बात करेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि इनको जो है समझाना भी है, लिखाना भी है, अभी कंप्लीट भी नहीं होगा। ओके।